Okay, the next topic is unification of the Germany, 1866 to 71. This is the flow chart of the unification of Germany, and you can easily understand through this flow chart. This process of the unification of Germany, you can easily understand. First one point is the efforts were made by the middle class Germans to write the different regions of German Confederation into a nation state. देखिए जो efforts जो सबसे ज़्यादा लगाए गए थे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को, वो सबसे पहले इन्होंने मिडिल क्लास लोगों ने ही efforts लगाए थे. Then second point, these efforts were suppressed by monarchy and military and the landowners in Prussia. ये मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से मिडिल क्लास ने जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उन्होंने एक तरह का प्रपोज़ल रखा था, आपको याद होगा लास्ट जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से उन्होंने जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में एक तरह का प्रपोज़ल रखा था कि वो एक पार्लियामेंट में जो मोनार्की है वो टोटल जो कंट्रोल है राजा का वो उससे हट करके पार्लियामेंट में चेंज हो जाए. लेकिन यहाँ मोनार्की, मिलिट्री और लैंड ओनर्स, इन लोगों ने सबने क्या किया, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको सप्रेस्ड कर दिया, यानी कि उसको बिल्कुल कुचल दिया उस तरह की प्रपोजल को. द नेशनल यूनिफिकेशन वॉज टेकन अंडर बाय द लीडरशिप ऑफ प्रशिया. तो फिर अब इसकी जिम्मेदारी यानी जर्मन कन्फेडरेशन को यूनिफाइड करने की जो जिम्मेदारी थी वो प्रशिया ने उठा ली. अब देखिए, ऑटो वन बिस्मार्क ऑफ द प्रशिया प्लेड अ रोल ऑफ मेन लीडर इन एक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग. देखिए जो ऑटो वन बिस्मार्क थे, जो चीफ मिनिस्टर थे प्रशिया के, उन्होंने अब इस चीज़ को जिम्मेदारी उसकी उठाई और मेन जो रोल प्ले किया था, लीड रोल जो प्ले किया था वो ऑटो वन बिस्मार्क ने किया था इसमें. तो ये आप नाम याद रखिएगा कि किस किस ने क्या क्या किया था, राइट. फिर है 1871, केसर विलियम वन वॉज डिक्लेयर्ड एज द न्यू एम्पर ऑफ अ न्यू एम्पायर. यानी जब नया जब जर्मनी बन गया, यूनिफाइड जर्मनी हो गया, तब उसका एम्पर किसको डिक्लेयर किया गया, वो केसर विलियम वन को डिक्लेयर किया गया, जो कि प्रशिया के भी रूलर थे. नेक्स्ट आप इसमें देखिए, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इस्टेब्लिश्ड प्रुशियन डोमिनेंस इन यूरोप. यस, तो जर्मन जब बन गया तो उस पर डोमिनेंस किसका रहा था, वो प्रशिया का रहा था. अब नेक्स्ट में देखिए आप, करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यू जर्मन एम्पायर. तो इन्होंने वहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए, वहाँ पर देखिए करेंसी है, बैंकिंग है, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए, राइट. तो इन सभी से इंस्पायर होकर बाकी जो यूरोप के जो दूसरे स्टेट्स थे, उन्होंने भी ये सोचा कि इतने सारे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं जर्मनी में, तो क्यों ना हमारे भी नेशंस, हमारे भी जो टेरिटरीज़ हैं, जो हमारे स्टेट्स हैं, उनको भी यूनिफाइड कर दिया, जो अलग अलग हिस्सों में बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं. तो उन्हीं से इंस्पायर होकर के आप देखेंगे तो इटली का जो यूनिफिकेशन है वो भी इसी से ही इंस्पायर होकर के हुआ था. नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं. जर्मनी यूनिफिकेशन. First point is 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. मैं आपको इसको समझाती हूँ, इसका पॉइंट का क्या मतलब है. देखिए 1848 के बाद क्या हुआ था, तो नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन. आपको मालूम है कि किस तरह से 1848 के बाद में जो एक तरह का जो रेवोल्यूशन था, इस तरह का जो चेंजेस आ रहे थे, वो किस तरह से चेंजेस आ रहे थे. नेशनलिज्म वो चेंज हो गया था, अब डेमोक्रेसी की भी डिमांड होने लगी थी और रेवोल्यूशन आ रहे थे. वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के चेंजेस आ रहे थे. तो केवल अब वहाँ बात नेशनलिज्म की बात नहीं हो रही थी, वहाँ पर अब बात होने लगी थी डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन, राइट. फिर आता है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप. अब देखिए इसका जो, इस लाइन का जो मतलब है वो मैं आपको बता देती हूँ कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स. अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि कंजर्वेटिव्स तो इस चीज़ के खिलाफ थे कि किसी भी तरह का कोई नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग है वो स्प्रेड ना हो, है ना. लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरीके की जो पॉपुलरिटी 1848 के बाद जो बढ़ती जा रही थी ना यूरोप में, तो अब ये जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने भी ये सोचा कि इस तरीके की जो पॉपुलरिटी है, क्यों ना, क्योंकि अगर हम इसमें अपना डोमिनेंस नहीं दिखाएंगे, अगर हमने इसमें अपने इनिशिएटिव नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हम अपनी डोमिनेंस खो देंगे यूरोप में से. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इसी तरीके की जो सेंटीमेंट्स हैं उनको एक तरह का उसको इस्तेमाल किया. तो उन्होंने क्या क्या किया इसमें, तो फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप. देखिए इसमें एक एग्जांपल बता देती हूँ कि जैसे कोई किसी टेरिटरी का अगर राजा है और उसे पता है कि थोड़े टाइम बाद जो
जो मेरी बादशाही है या मेरी रूलिंग है मुझसे छिन जाएगी, तो वो कोशिश ये करता है कि क्यों ना मैं इस चीज़ को अपनी जो मेरी जो पावर है, मेरे पास जो अभी भी मेरे पास एक रुतबा है एक राजा होने का, क्यों ना मैं उसी जो लोगों की जो फीलिंग्स हैं उनके साथ में मिल करके एक लीडरशिप वाली एक चीज़ मैं निभाऊँ। जैसे अपने इंडिया में हुआ था ना, बहुत सारे टेरिटरीज़ में क्या होते थे कि ना, जब से ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ज़्यादातर जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन्होंने उनसे उनकी सारी जो पावर्स थी वो छीन ली थी। तो उन राजा लोगों ने क्या किया कि कुछ तो ब्रिटिशर्स से मिल गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने कोशिश ये की कि क्यों ना हम अपने लोगों के साथ मिल करके इन ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ें। तो वही यहाँ पर भी हुआ कि यूरोप में जो कंजर्वेटिव्स थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने भी मिलकर के यही सोचा कि क्यों ना अब इस तरीके की जो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है यूरोप में, हम उसी पॉपुलैरिटी में अपनी एक लीडरशिप निभा करके अपना एक डोमिनेंस रखेंगे, ताकि हमारे पास जो पावर है वो हमारे पास बनी रहे। तो उन्होंने यहाँ पर यही किया। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स इन 19th सेंचुरी। आपको मालूम है 19th सेंचुरी से ये जो फीलिंग्स थी जर्मन जो नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग्स थी वो धीरे धीरे करके 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सो 1848 दे ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट गवर्नड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो वो क्या कहना चाह रहे थे कि जो 1848 के बाद में जो भी जितने भी जर्मन कन्फेडरेशन थे, जो भी था 39 स्टेट्स का, सो इनटू अ नेशन स्टेट गवर्नड बाय द इलेक्टेड पार्लियामेंट, वो चाहते थे कि एक नेशन स्टेट में बदल जाए। फिफ्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं, दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है जंकर्स, इसको आप ध्यान रखिए। जंकर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि हु वर जंकर्स, तो 1 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए दे वर कॉल्ड लैंड ओनर्स वेयर इन यूरोप। स्पेशली आप बात करेंगे 1848 के बाद में जो लैंड ओनर्स थे जर्मन कन्फेडरेशन में, हम उन्हीं को ही जंकर्स बोला जाता था, राइट। तो देखिए, तो इसमें जो अभी मैं आपको पुरानी बात बता रही थी कि इन्होंने क्या किया था, जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने क्या किया था, जो भी पीजेंट्स थे, जो बेचारे मिडिल क्लास लोग थे, इन लोगों ने उन लोगों की सपोर्ट लेकर के वो पार्लियामेंट में गए, उस तरीके का प्रपोजल रखा कि हम एक पार्लियामेंट चाहते हैं, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट चाहते हैं, ताकि वहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स और होंगे, और उसके बाद वो लोग जो रूलर है उसकी पूरी ना कंट्रोल ना हो करके अब पार्लियामेंट का के हिसाब से अब रूलिंग की जाएगी। लेकिन अब जर्मन में क्या हुआ था, ये सब कुछ उन्होंने जो मिलिट्री थी, मोनार्की थी, उन्होंने इसकी चीज़ को क्या किया था, इसको सप्रेस्ड कर दिया। और इसमें कौन कौन से लोग थे, देखिए, मोनार्की, मिलिट्री एंड लैंड ओनर्स वो कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रुशिया। इन लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को पहले मना कर दिया। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि इस तरीके की जो फीलिंग्स है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो अब इस चीज़ का जो यूनिफिकेशन करने का काम जो किया था वो ऑटो वन बिस्मार्क ने किया था। जो प्रुशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क हु बिकेम द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो अब लोगों की ये मिडिल क्लास लोगों ने ना करके अब ये सारी जो जिम्मेदारी थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, वो प्रुशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, उन्होंने उठा ली थी। नेक्स्ट इज जो 7th पॉइंट है वो द 3 वॉर्स ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 साल तक कम से कम 3 वॉर्स हुई थी। ऐसा नहीं कि 7 years तक लगातार हुई थी, लेकिन हाँ, इन 7 years के पीरियड में करीब 3 वॉर्स हुई थी। वो किन किन के साथ हुई थी, देखिए, ऑस्ट्रिया के साथ में हुई थी, डेनमार्क के साथ हुई थी एंड फ्रांस के साथ में हुई थी। एंडेड इन प्रुशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। तो प्रुशिया ने इन सब तीनों के साथ मिलकर के वॉर की, 3 वॉर हुई थी और वो 7 years तक चली थी। और उसके बाद जो एंड हुआ था, जो क्लाइमैक्स था, वो ये था कि उसमें जो प्रुशिया था वो जीत गया था। और उसके बाद जो लास्ट जो उसका क्लाइमैक्स में होता है, जो प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, राइट। फिर आता है इन जनवरी 1871 प्रुशियन किंग विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर। उन्होंने अपने आप को जर्मन एम्परर, जो कि प्रुशिया के जो राजा थे, केसर विलियम जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था जर्मन के रूलर की तरह से। तो ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द जर्मन एम्परर। ओके, तो ये आपका जो पूरा प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है जर्मनी यूनिफिकेशन का।